टीवी जावेद। नमस्कार, 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जारी सियासी तकरार के बीच ओम प्रकाश राजभर को योगी सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करा दी है। राज्य सरकार से वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया और कहा कि 2024 के पहले अभी बहुत गोलबंदी होगी। देखते जाइए। राजभर ने समाजवादी पार्टी से जल्द तलाक का संकेत दिया है और कहा है कि तलाक के बाद फिर निकाह की सोची जाएगी। वहीं अखिलेश यादव के करीबियों पर ताजा हमला बोलते हुए राजभर ने कहा है कि उनके नवरत्न अखिलेश यादव से मिलने नहीं देते। आपको बता दें कि ओपी राजभर ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव के नवरत्न उनको गलत सलाह देते हैं, उनसे मिलने नहीं देते हैं। मेरे सामने ही अनुराग और उदयवीर आपस में लड़ गए थे। आजमगढ़ चुनाव में अखिलेश के करीबी केवल एसी कमरे में बैठकर फोन पर वोट दिलवा रहे थे, वहीं ओम प्रकाश राजभर वहां संघर्ष कर रहे थे। आपको बता दें कि राजभर बीते कुछ समय से लगातार अखिलेश यादव के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं और इससे साफ झलक रहा है कि राजभर और सपा के बीच में दूरियां जो हैं वो बढ़ गई हैं और इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। और आज जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर कुछ खास गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से अनिल मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से तारिक खान जी जुड़े हुए हैं, वहीं सुभाषपा से अनिल सिंह जी आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनिल सिंह, आपके पास आना चाहूंगी। आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आवाज आ रही जी। अनिल सिंह जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आजमगढ़ और रामपुर में जब से चुनाव हुआ है तब से कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि ओपी राजभर जो है वो काफी नाराज लग रहे थे। उसके बाद भी लगातार देखा जा रहा है कई तरह के बयान ओपी राजभर के सामने आए, जिसमें जो गठबंधन है उसमें भी कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं वो साफ तौर पर दिखती हुई नजर आ रही हैं। और इसी को लेकर सबसे पहला यही सवाल है आपका कि मेरा कि क्या कुछ आपका कहना है, क्योंकि जिस तरीके से कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, कई तरह से जो सवाल हैं वो भी यहाँ पर रखे जा रहे हैं, लेकिन आपका क्या कुछ कहना है इस पर? क्या वाकई में गठबंधन पर अब बात आ जाएगी? देखिए, राजभर जी जो है उत्तर प्रदेश में एकलौता ऐसा नेता है जो सच को सच और झूठ को झूठ करने की क्षमता रखते हैं और ये टीवी और ट्विटर पे काम न करके जमीनी हकीकत से काम करते हैं और जो कुछ भी उनके मन में होता है, जो अनुभव करते हैं, वो स्पष्ट बोल देते हैं। स्पष्टवादी होने के कारण उन्हें कोई छल प्रपंच नजर नहीं आता है, इसलिए हर बात जो वो अनुभव करते हैं उसे स्पष्ट तरीके से बोल देते हैं। ठीक है, तारिक खान जी, आपके पास आना चाहूंगी। आवाज मिल पा रही है आपको? तारिक खान जी, तारिक खान जी, आपको ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, आवाज मिल पा रही है? जी जी, ठीक है। तारिक खान जी, आपका क्या कुछ कहना है इस पर, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कितनी ज्यादा जो दूरियां हैं वो अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब से ये बयानबाजी शुरू हुई है कई तरह के जो सवाल हैं वो भी ओपी राजभर ने रखे, साथ ही साथ ये भी कहा कि उन्हें अखिलेश यादव इग्नोर कर रहे हैं। कई तरह की ऐसी बातें सामने आई हैं, लेकिन क्या वाकई में देखा जाए तो अब गठबंधन पर बात आ गई है, क्योंकि जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं ओपी राजभर की भी बढ़ती जा रही है? तारिक खान जी, कौन अखिलेश यादव उनको इग्नोर कर रहे हैं? वही अखिलेश यादव जब उनपे काशीपुर में हमला हो गया था तब वही यादव विधानसभा में खड़े होकर कह रहे थे कि बहुत गलत हुआ है। अगर कोई नेता पूरी विधानसभा में बोला था इनके फेवर में तो वो एक ही आदमी था, अखिलेश यादव। आप देख लीजिए कितने सम्मानजनक तरीके से अखिलेश यादव ने विपक्ष के नेता होने के नाते इनकी बात रखी, कहा कि कैबिनेट में रहा मंत्री आदमी उसके खिलाफ इसी सरकार ने, जिससे आज सुरक्षा ले रहे हैं, इसी सरकार ने इनके और इनके 16 आदमियों पे मुकदमा लिख दिया था ना, इनके ऊपर भी मुकदमा लिखा था इसी सरकार ने, जिससे आज ये सुरक्षा लेने जा रहे हैं। और सुरक्षा भी गाजीपुर में ही मिली है, हमला भी गाजीपुर में ही हुआ था, जो FIR गाजीपुर में ही हुई थी, जो बार बार कह रहे थे कि मेरी गाड़ी को जगह जगह रोका जा रहा है, चेकिंग की जा रही है, यही सरकार थी। सरकार कहाँ बदल गई? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कितनी तेजी से बदलते हैं। देखिए, चुनाव हारने का मतलब ये है, समाजवादी पार्टी ऐसे ही नहीं बनी है, वो लोहिया और
जेपी जैसे लोगों के आदर्शों पे बनी हुई पार्टी, समाजवादी आदर्शों पे बनी हुई पार्टी है। एक भी बयान आप अखिलेश यादव का मुझे राजभर साहब के खिलाफ दिखा दीजिए, एक बयान। कभी उन्होंने कहा, सिर्फ एक बात कही उन्होंने कि हमें किसी की राय की जरूरत नहीं है, जो उनका अधिकार है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये कहना उनका अधिकार है कि हमें किसी की राय की जरूरत नहीं है। एक और अहम बात, लास्ट बात कह दूं कि देखिए, एक बहुत छोटा सा देश है यूक्रेन, उसका सेनापति मजबूत है, उसके सेनापति के पीछे लोग खड़े हैं तो वो रशिया से लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे ही अखिलेश यादव हमारे सेनापति हैं। आप सामने से अटैक करिए, भाजपा की तरह, कांग्रेस की तरह, बीएसपी की तरह और तमाम पार्टियों की तरह, लेकिन साथ में रहिए भी और हमारे नेता का अपमान भी करिए। मैं बहुत शुरुआत से इस बात का विरोध कर रहा हूं, मैं बहुत शुरुआत से, जब बाकी समाजवादी के लोग कहते थे कि नहीं दोस्ती हो जाएगी, तब भी मैं ये बात कहता था कि नहीं, ये चीज गलत। आपको अखिलेश यादव कितना सम्मान देते, ठीक है, ठीक है तारिक खान जी। अनिल मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी। अनिल मिश्रा जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि देख रहे हैं कि एक तरफ तो ओपी राजभर की जो दूरियां हैं वो साफ तौर पर देखी जा रही है कि अखिलेश यादव से बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार ने उनको पहले तो वाई सिक्योरिटी दी है, वाई श्रेणी की, अब ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को इससे काफी दिक्कतें भी हो रही है, क्योंकि इससे ये भी साफ तौर पर झलक रहा है कि बीजेपी जो है वो अब ओपी राजभर का साथ दे रही है कहीं ना कहीं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी जिस समाज से आते हैं और क्षेत्र विशेष में और पिछड़ों दलितों में उनकी एक पकड़ है, वो उसके जमीनी नेता हैं। रही बात वाई श्रेणी की सुरक्षा देने की, तो ये पुलिस विभाग से खुफिया जो इनपुट मिलता है, किसी नेता को अगर जरूरत है, ऐसी परिस्थिति बन रही है, विवाद की आशंका है, तो सुरक्षा दी जाती है और उसको बहुत राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लेना ठीक नहीं है। अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, न वो अपना संगठन बचा पा रहे हैं, न वो अपना परिवार बचा पा रहे हैं, न वो अपना गठबंधन बचा पा रहे हैं। उनके जितने भी करीबी थे, कपिल देव मौर्य जी, जिनको गठबंधन में उन्होंने लिया चुनाव के पहले, और उसके बाद वादा खिलाफी कर रहे हैं। लोगों को जोड़ने के बाद किसी को आपने कहा विधान परिषद में ले जाएंगे, राज्यसभा में ले जाएंगे, सम्मान देंगे, संगठन में अधिकार देंगे, और सारी बातों से आप नट रहे हैं, उससे कट रहे हैं। और यहां तक इससे छोटी हरकत क्या हो सकती है कि गिफ्ट में दी हुई गाड़ी, सहयोगी दल के मुखिया से एक गिफ्ट में दी हुई गाड़ी आप ले रहे हैं, इसको मैं बहुत ही निचली राजनीतिक स्तर की बात मानता हूं। और अगर इस प्रकार का किसी बड़े नेता का दिल होगा तो उसका दल बिखरेगा, इसमें कोई दो बात नहीं। बिल्कुल अनिल मिश्रा जी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो दूरियां थी समाजवादी पार्टी से वो पहले से ही नजर आ रही, क्योंकि आपने भी देखा कि जब राष्ट्रपति के चुनाव के समय की बात, जब रात्रि भोज किया गया, वहां पर जिस तरीके से ओपी राजभर गए शिवपाल सिंह यादव के साथ में, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि गठबंधन पर अब दरार पड़ने लगे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का साथ मिल रहा है, इस पर भी विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। और अब तो जब द्रौपदी मुर्मू का समर्थन जिस तरीके से ओपी राजभर ने किया, उसके बाद और ये सवाल जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे थे अनिल मिश्रा जी, क्योंकि उसी के बाद केवल ओपी राजभर जी ने नहीं, केवल ओपी राजभर जी ने नहीं, देश के कई दलों के मुखिया लोगों ने और कई बड़े नेताओं ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति के चुनाव में समर्थन किया है, और पार्टी लाइन से हटके किया है, विचारधारा से हटके किया है। जो हमारे सहयोगी नहीं रहे हैं कभी भी, उन्होंने भी सहयोग किया है। एक प्रथम आदिवासी महिला, अति पिछड़े क्षेत्र से आने वाली, उनको प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल रहा है, उसमें लोगों ने सहयोग किया है। ओम प्रकाश राजभर जी की मैं प्रशंसा करना चाहता हूं, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, और अति पिछड़े दलित जिसके लिए वो हमेशा संघर्ष करते आए हैं, वास्तव में संघर्ष केवल जबान से नहीं, जब समय आया तो उन्होंने उसको करके भी दिखाया राष्ट्रपति के चुनाव में। इसके लिए मैं उनको, उनकी पार्टी को धन्यवाद देना चाह रहा हूं। ठीक है, ठीक है अनिल मिश्रा जी, आऊंगी आपके पास। अनिल सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? अनिल सिंह जी, हेलो जी। अनिल जी, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि राजभर ने अब समाजवादी पार्टी से जल्दी तलाक का भी संकेत दे दिया है, और ये भी कहा है कि तलाक के बाद फिर
निकाह की सोची जाएगी। इस पर क्या कुछ लगता है आपको कि कितना असर गठबंधन पर अब पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ये पहले भी ओपी राजभर ने साफ किया था अपने बयान में कि हम इधर से गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ने देंगे, लेकिन अगर अखिलेश यादव चाहेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। अनिल सिंह जी। जी देखिए, जी हमने पहले भी बताया और दोबारा फिर इस बात को रिपीट करने जा रहा हूं जी जी कि जब शोषितों वंचितों की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बाद ये दूसरा कोई कैबिनेट मंत्री है जो बीजेपी गवर्नमेंट से इन्होंने इस्तीफा दिया था। यानी केवल कहते नहीं है, करके दिखाते भी। और ये ट्विटर और फेसबुक से हट करके जमीनी हकीकत को जानते हैं, पहचानते हैं, जनता की भलाई के लिए कार्य करने की नीयत रखते हैं। इसी स्थिति में एक आदिवासी महिला जब राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रपति महिला का सपोर्ट करना हुआ, तो राष्ट्रपति पद के लिए एक आदिवासी महिला का सपोर्ट करना हुआ, तो उन्होंने उसमें अपनी पार्टी की तरफ से वोट मुर्मू जी को दिया था। ठीक, अब रही बात ये ओपी राजभर जी के ऊपर अगर खतरा है, हिंदुस्तान में किसी के ऊपर खतरा है, एलआईयू के रिपोर्ट से अगर एलआईयू रिपोर्ट देती है उसके अनुसार आपको सुरक्षा मिलता है। अगर इस पे उनको वाइस श्रेणी का सुरक्षा मिल रहा है तो एलआईयू के रिपोर्ट से मिल रहा है, न कि इसका कोई अलग नजरिया से देखा जाए। और रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन अखिलेश जी के ऊपर निर्भर है। गठबंधन का मतलब है एक सम्मानित समझौता। एक दूसरे को जब हम सम्मान देंगे, उचित व्यवहार रखेंगे, सारा सिस्टम देखेंगे, तो समझौता हमारा बरकरार रहेगा। अगर सही सम्मान नहीं मिलेगा और केवल एक तरफा ही, जैसे कि राजभर जी ने बयान भी दिया था कि अगर अखिलेश जी आजमगढ़ पहुंचे होते, सुभाषपा के कार्यकर्ता तपती हुई धूप में उनका सहयोग करने के लिए आजमगढ़ में उतरे थे और अखिलेश जी की कमी से हम वहां की सीट हार चुके। तो रही बात समझौता और गठबंधन को आगे ले जाना केवल एक व्यक्ति का फर्ज नहीं है, एक पार्टी का फर्ज नहीं है। बिल्कुल। जिस नेता के नेतृत्व में गठबंधन हुआ है उसे भी इस गठबंधन धर्म को निभाना पड़ेगा। ठीक है अनिल सिंह जी। तारिक खान जी, लेकिन ये जो बार बार ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो अखिलेश यादव के नवरत्न हैं मिलने नहीं दे रहे हैं, उनको बातचीत नहीं हो पा रही है, आखिर क्यों ऐसा? तारिक खान जी, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, तारिक खान तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनिल मिश्रा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी अनिल मिश्रा जी, लेकिन कई बार विपक्ष की तरफ से इस तरह के सवाल भी अब आ रहे हैं कि आखिर बीजेपी इतना नरम दिल क्यों दिखा रही है ओपी राजभर की तरफ? क्योंकि वाई श्रेणी की सुरक्षा दे देना सिर्फ इसलिए कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया, क्योंकि जिस तरीके से 2019 में राजभर ने योगी आदित्यनाथ सरकार से इस्तीफा दे दिया था, अब ये भी कहा जा रहा है क्या फिर से जुड़ने की कोशिश हो रही है ओपी राजभर और बीजेपी की? मेरी आवाज आ रही है? देखिए जी तारिक खान जी, आवाज आ रही है, अभी आती हूँ आपके पास। ठीक है अनिल मिश्रा जी। राष्ट्रपति के चुनाव में समर्थन देना, सुरक्षा देने न देने का कोई आधार नहीं है। पूर्व से ही इनपुट आ रहा था, चूंकि ओम प्रकाश राजभर जी एक मुखर वक्ता हैं और किसी भी मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं, इसलिए क्षेत्र विशेष में उनकी सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। और तब जबकि नए नए बयान उनके कुछ न कुछ वर्तमान परिस्थितियों पे आते हैं, इस दृष्टि को देखते हुए उनकी सुरक्षा हो सकता है प्रशासन में भी हो, तो इसको राष्ट्रपति चुनाव से जोड़ना मैं उचित नहीं समझता। रही बात गठबंधन की, तो इसका फैसला हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है। ऊपर बैठे हमारे लोग बोर्ड के लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे हैं, सारे लोग जैसा फैसला जैसा समय आएगा जो करेंगे वो बात का विषय है, मैं उस पर अभी टिप्पणी नहीं कर सकता। तो बड़े लोगों का विषय है, हमारे संगठन के मुखिया लोगों का। लेकिन उनके लिए उनको मैं धन्यवाद जरूर देता हूं कि उन्होंने एक आदिवासी महिला और उड़ीसा से आने वाली जो है
इनके राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने समर्थन किया, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र है। जी ठीक है। तारिक खान जी, जी क्या लगता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ओपी राजभर अपने बयान में यही कह रहे हैं कि जो उनके नवरत्न हैं अखिलेश यादव से उन्हें मिलने नहीं दे रहे हैं। आखिर क्यों है ऐसा? आवाज आ रही है मेरी? जी जी आवाज मिल पा रही है आपकी। नवरत्न की बात कर रहे हैं ये लोग, तो अब मोदी जी के फिर अमित शाह साहब कौन है? वो भी तो नवरत्न होंगे। देखिए, हर पार्टी में हर नेता के कोई ना कोई 5 लोग जरूर होते हैं। तो अजीब किस्म की बात है, किसी को भी समझ नहीं आएगी, खैर मेरे तो नहीं आ रही है। दूसरी बात ये कह रहा हूं मैं कि आप राजभर साहब का स्टैंड क्या है? राजभर साहब ने कहा कि हम मुर्मू जी को समर्थन देंगे, तो आप दीजिए ना, मगर आप गठबंधन में हैं, आपको अगर एक बार नहीं बुलाया जा रहा है तो उससे आपकी पूरी की पूरी जो के खिलाफ आप आए थे, आपकी लड़ाई थी, वो खत्म हो गई। तो इस बात को कैसे आप जस्टिफाई कराएंगे? हेलो जी इस बात को आप कैसे जस्टिफाई कराएंगे? आप नहीं करा पाएंगे। तो अब आपको ही, और जो जनाधार आपके 5-6 विधायक जीते हैं, वो जनाधार की आपको बीजेपी के जनाधार सत्ता के विपरीत दिया गया था, सत्ता के साथ रहने के लिए नहीं दिया गया था, बीजेपी के साथ रहने के लिए नहीं दिया गया था। तो वो तो भाई आपको देखना है, आने वाले चुनाव में आपको झेलना है, आपको लड़ना है चुनाव। हमारी पार्टी हम भी लड़ेंगे, आप अपना लड़िएगा। तो भाई आपका जो विचारधारा है वो कहाँ गई, इसके बारे में भी जवाब दे दीजिए कि आपके सारे निर्णय इसी पे डिपेंड करेंगे कि हमने बुलाया नहीं, हमने फोन नहीं किया। आप अखिलेश यादव को सार्वजनिक रूप से उल्टा सीधा कहेंगे, हम लोग खुद बैठे सुनते रहे, तो नहीं हो पाएगा। ये बहुत मुश्किल है, आने वाले साल में एकदम नहीं हो पाएगा। ठीक है तारिक खान जी, लेकिन कई बार चर्चा में ये भी बातें सामने निकल के आई थी तारिक खान जी, जब अखिलेश यादव को जब आजमगढ़ चुनाव हो रहे थे, जब एक हार का सामना करना पड़ा सपा को, उसके बाद जिस तरीके से नसीहत दी गई ओपी राजभर की तरफ से, एसी के कमरे में बैठे रहते हैं, अगर जमीनी स्तर पर काम नहीं करेंगे तो जीत हासिल नहीं होगी। लेकिन उसके बाद सपा का एक बयान सामने आया और इसी तरह की चीजें सामने आई कि वो गार्जियन के तौर पर हैं, जो कहेंगे वो सही कहेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से ओपी राजभर कई तरह की चीजें और भी बता रहे हैं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी गार्जियन के तौर पर ओपी राजभर को मानती है, तो आखिर ये बातें ओपी राजभर क्यों कह रहे हैं फिर कि नवरत्न गलत सलाह देते हैं, मिलने नहीं देते हैं अखिलेश यादव से, इग्नोर कर रहे हैं? कई ऐसे सवाल हैं अखिलेश यादव को लेकर, कई ऐसी लिस्ट भी ओपी राजभर ने शायद तैयार कर दी, क्योंकि लगातार आप भी सुन रहे होंगे कि बयान जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं ओपी राजभर के, कई बयान सामने निकल के आ रहे हैं। तारिक खान जी, ठीक है, तारिक खान जी को आवाज नहीं मिल पा रही है। अनिल सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। अनिल सिंह जी, आपका क्या कुछ इस पर कहना है? क्योंकि आप भी देख रहे हैं किस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं ओपी राजभर के, लेकिन समाजवादी पार्टी इसे साफ तौर पर नकार रही है। ओपी राजभर यही कह रहे हैं कि जो उनके नवरत्न हैं वो अखिलेश यादव से मिलने नहीं देते हैं, साथ ही साथ गलत सलाह देते हैं अखिलेश यादव के जो नवरत्न हैं। क्योंकि जब आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव हुआ, उसके बाद का जो बयान सामने आया है ओपी राजभर का, जहां पर उन्होंने ये कहा कि एसी के कमरे में बैठकर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, उन्होंने खुद जमीनी स्तर पर उतर के काम किया, लेकिन किसी एक के काम करने से कुछ नहीं होगा, पार्टी की जीत ऐसे नहीं हो पाएगी। और उस पर जिस तरीके से नसीहतें दी ओपी राजभर ने, सपा की तरफ से यही कहा गया कि वो तो हमारे गार्जियन हैं, जो कहेंगे सही कहेंगे ओपी राजभर। लेकिन अब इतनी फिर नाराजगी क्यों इतनी नाराजगी नजर आ रही है ओपी राजभर और अखिलेश के बीच? अनिल सिंह जी, देखिए, सपा में अखिलेश जी के नेतृत्व में जी जो भी सपा के नवरत्न हैं, हाँ, ये किसी गठबंधन पार्टियों को छोड़िए, सपा के कार्यकर्ताओं से अखिलेश जी को नहीं मिलने देते। अर्थात अखिलेश जी नेता नहीं है, सपा में कोई नेता नहीं है, बल्कि अखिलेश जी भैया हैं, भैया हो चुके हैं, और भैया दूसरे के सलाह पे चलते हैं। इस भैया को अगर कोई सटीक सलाह देगा तो उन्हें सुनना नहीं है, और इनके नवरत्न उन्हें सुनने नहीं देंगे। रही बात गठबंधन धर्म निभाना, अखिलेश जी का भी तो फर्ज है कि गठबंधन की पार्टियों को समान अधिकार मिले, समान सम्मान मिले,
चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, एमएलसी का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो, सबको एक निर्धारित व्यवस्था के अनुसार सबको सम्मान दिया जाए। जी। तो गठबंधन धर्म सपा नहीं निभा पा रही है। हाँ। बाकी हमारी पार्टी जो है गठबंधन धर्म में आज भी अभी है, और ये गेंद अखिलेश जी के पाले में है। क्यों, क्या करना चाहते हैं उन्हें स्पष्ट करना होगा। जी ठीक है जसमीत जी, लेकिन जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा नरम दिल क्यों दिखा रही है ओपी राजभर पर, क्योंकि जब द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया ओपी राजभर ने, उसके बाद वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई, इस पर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं। जी। ओम प्रकाश राजभर जी तुर्क के एक का है, तुर्क के एक का। अगर ताश के पत्ती से तुलना किया जाए तो तुर्क के एक का है। राजभर जी का एक अपना जनाधार है, एक क्षेत्र में अपना जनाधार है, कुछ जातियों में, कुछ समुदायों में, कुछ क्षेत्र में उनका अपना जनाधार है जो जमीनी हकीकत है। ये ट्विटर और फेसबुक का जनाधार नहीं है। तो हर पार्टी चाहती है कि ओम प्रकाश राजभर जी का समर्थन उन्हें मिले, लेकिन जो पार्टियां शोषित वंचितों की आवाज और उनके हित के लिए कार्य करेंगी, ओम प्रकाश राजभर जी उन पार्टियों का समर्थन करते हैं। जी ठीक है अजय सिंह जी। तारिक खान जी, यानी सत्य को सत्य और झूठ को झूठ कहने की क्षमता पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी के पास है तो एकमात्र नेता ओम प्रकाश राजभर जी। धन्यवाद। ठीक है तारिक खान जी, आपको क्या लगता है ओपी राजभर जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि 2024 के पहले अभी बहुत गोलबंदी होगी, देखते जाइए, आपको क्या लगता है, क्या ओपी राजभर सपा को कोई झटका देने वाले हैं या फिर हो सकता है कि कोई और बात हो? तारिक खान जी। तारिक खान जी, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है तारिक खान जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। ठीक है अजय सिंह जी, आप इस सवाल का जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से ओपी राजभर ये बात कह रहे हैं कि 2024 के पहले अभी बहुत गोलबंदी होगी, देखते जाइए, आपको क्या लगता है कि सपा को क्या कोई बड़ा झटका मिलने वाला है या फिर किसी और गठबंधन की बातें यहां पर चल रही हैं? राजनीति में अस्थिरता बनी रहती है। जी। और हमारे नेता ने शोषित वंचितों की आवाज उठाते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दिया है, और हर वक्त वो तत्पर रहते हैं कि जहां शोषितों वंचितों का हित होगा उस सिस्टम को जरूर देखेंगे, उस व्यवस्था को जरूर फॉलो करेंगे। ठीक है अजय सिंह जी। अनिल मिश्रा जी, आप बता रही है क्या आप मेरी? जी तारिक खान जी, आवाज मिल पा रही है आपकी? जी तारिक खान जी, लेकिन जिस तरीके से ओपी राजभर ये बात कह रहे हैं 2024 के पहले बहुत गोलबंदी होगी, ये वही 2024 है जिसमें बड़ा चुनाव है, और आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से ओपी राजभर का ये बयान है गोलबंदी होगी, देखते जाइए, क्या समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लग सकता है यहाँ पर, या फिर किसी और गठबंधन की बातें अब ओपी राजभर के मन में चल रही हैं? आपको क्या लगता है तारिक खान जी? मैम, पहले मैं बीजेपी और जो साथी हैं राजभर साहब की पार्टी के, उनका जवाब दे दूं। बीजेपी ने कहा अपना गठबंधन नहीं संभाल पा रहे हैं। आपका गठबंधन नहीं टूटा था क्या? 50 साल चला था आपका गठबंधन पीडीपी के साथ, नहीं टूटा था क्या? अकाली दल से आपका गठबंधन 500 साल चला था क्या? नहीं टूटा था क्या? तब तो पूरी दुनिया आ गई थी कहने के लिए कि आप संभाल नहीं पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। आपका गठबंधन शिवसेना से क्या 200 साल तक चला था क्या? कुछ साल ही चला था। ऐसे गठबंधन आपने भी 50 को किए, 14 पार्टी बना को मिलाकर सरकार बनाने वाले गठबंधन की बात न करें। अब सुनिए हमारे राजभर साहब के पार्टी के जो प्रवक्ता है उनकी बात। अब तो दो लोगों को भी नहीं चला पा रहे हैं, बिना सरकार के 2 लोगों को लेके नहीं चल पा रहे हैं। मैंने तो सरकार में 2 लोगों को लेके चले हैं।
मैंने किसी के बीच में बोला नहीं था, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, जब नंबर आएगा तब बोलिएगा। दूसरी बात, हमारे जो सुभाषपा के जो साथी हैं उन्होंने कहा भैया हो गए हैं। हिंदुस्तान का कल्चर संस्कृति आपको पता नहीं है शायद, भैया, दादा, अब्बा, पापा ये सब कहा जाता है। अगर सम्मान देने के लिए भैया कह दिया तो कौन सा गलत कह दिया, और अगर गलत कह दिया तो आप कोई नाम बता दीजिए, हम लोग को रख देंगे, उसी पे देख लेंगे, उसी पे कर लेंगे। तीसरी चौथी बात जो आपने कही कि तुरुप का इक्का है, तो इक्का, दुक्का, तिक्का, चौका ये सब नहीं होता है। और वो आपको जब अगला चुनाव आप लड़ेंगे और जनता के बीच में वापस जाएंगे, जिस काम के लिए जनाधार जनता ने आपको बीजेपी के विपरीत दिशा में दिया था, अब जब लौट के जाएंगे तो जवाब आपको खुद मिल जाएगा कि आप कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। चुनाव लड़ लीजिएगा, आप भी हम भी लड़ लेंगे, सीधी सी बात है। ये तो गठबंधन होते रहे, इस बात को इतना इशू बनाने की क्या जरूरत है। हिंदुस्तान में हुए सैकड़ों गठबंधन हुए, टूटे, सम्मान के साथ, मगर जो हमारा नेता है उसके बारे में सार्वजनिक रूप से अगर इस तरीके की बातें कही जाएंगी और साथ में रहते हुए कही जाएंगी तो मैं तो उसका विरोध करूंगा कि ये चीज गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमने कभी राजभर साहब का को डिसरिस्पेक्ट किया हो या उनको सम्मान न दिया हो, हमारे नेता ने न दिया हो, अखिलेश यादव ने न दिया हो, तो आप बताइए। एक बार मीटिंग में बुलाया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ही विचारधारा भूल जाएं। आप अपनी विचारधारा याद रखिए कि किस लिए आपको मैंडेट दिया था, वो वक्त भी याद रखिए कि आपने कहा था कि ओबीसी में समायोजन करें। जी ठीक है तारिक खान जी। अरुण मिश्रा जी, एसटी में की राजभर की थी, पूरी हो गई, नहीं पूरी हुई, कोई भी डिमांड नहीं थी, सड़क पे फड़वा लेके खड़ा होना पड़ा। इन्होंने कहा अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते, आपके कहने पे सड़क नहीं बनी, वो सब बातें आपकी पूरी हो गई। क्यों? वजह ये है कि सत्ता की मलाई खाना किसी भी तरह कुछ भी करने, किसी भी विचारधारा से, और ये समाज की बातें हवा हवाई कुछ नहीं है। आप लोग जो दावा करते हैं कि 46-48 डिग्री टेम्परेचर में काम कर रहे थे, तो समाजवादी पार्टी के नेता क्या गाजीपुर और बलिया और वहां उत्तर प्रदेश छोड़ के बिहार चले गए थे क्या? हम भी वही काम कर रहे थे। आप काम करेंगे तो आप उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे, हमारा घटक हमारे लिए वोट नहीं मांगने जाएगा तो पंजाब से आएगा, अकाली मांगते, कैसी बात करती हैं आप? इस बात को कोई किसी को ये बात समझ में आएगी? जो गठबंधन के साथी हैं वो एक दूसरे के लिए वोट न मांगे तो हम पीडीपी से कहें कि कश्मीर से आकर हमारे लिए यहाँ वोट मांग दो, कैसी बात कर? इस बात को तो कोई समझ ही नहीं सकता, ना इस बात को कोई मानेगा। घटक दल ही एक दूसरे का प्रचार करते हैं भाई। अब उस प्रचार को आप बता रहे हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया, अरे भाई बड़ा काम कर दिया, घटक दल एक दूसरे के लिए प्रचार करते हैं, हमारा आपका कैंडिडेट होता हम प्रचार। तो इस तरीके की बातें मुझे नहीं आती है। आप रहना है तो भी सम्मान के साथ रहिए, नहीं रहना है तो भी आप जहां जाना चाहते हैं आप फ्री। और ये पहली बात नहीं हुआ है, एक चीज और बता दूं मैम, ये पहली बात नहीं हो रहा है कि प्रेसिडेंट के चुनाव में इधर उधर वोट चले गए। 5वां प्रेसिडेंट बना था मैम, बता दूं, वीवी गिरी साहब बने थे। कांग्रेस की सत्ता थी, इंदिरा गांधी के कैंडिडेट के खिलाफ गिरी साहब चुनाव जीत गए थे और इंदिरा गांधी ने सपोर्ट करा दिया। अब आप बताइए, तो क्रॉस पार्टी से दूर जाकर पार्टी की लाइन छोड़कर नहीं, कई बार ऐसा होता है कि लोग वोट देते रहे, कोई बहुत बड़ी नई बात नहीं है। हेलो, ठीक है तारिक खान जी। अरुण मिश्रा जी, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? मैं तारिक खान जी को बताना चाहूंगा जी। हम तो अटल जी की सरकार में इतने दलों को साथ लेकर के 5 साल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के हम लोग चले, सबका सम्मान किया, सबको साथ लेके हमने बेहतर सरकार चलाई जी। आप तो विपक्ष में भी सत्ता नहीं है तब भी 3 दलों को साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं, और इसका कारण आपका दोष नहीं है, तारिक खान जी का दोष नहीं है। जो घमंड और जो गुरूर अभी भी 2012 में जो मुख्यमंत्री बनने का जो नशा अखिलेश जी के बयानों में आज भी दर्ज होता है, दिखाई पड़ता है अखिलेश जी की भाषा में जो घमंड, जिस घमंड के नाते उनके चाचा नाराज हुए, जिस घमंड के नाते उनका परिवार टूटा, जिस घमंड के नाते उनका गठबंधन टूट रहा है, दुर्भाग्य है कि वही घमंड समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं, नेताओं और नवरत्नों में भी दिखाई पड़ता है। भाषा में जो अखिलेश जी के है वैसा ही संस्कार उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी दे दिया है। तो इनका मालिक तो भगवान है, फिर ऊपर वाला है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है अनिल मिश्रा जी।
चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी से अनिल मिश्रा जी आज हमारे साथ जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ तारिक खान जी जुड़े हुए थे, साथ ही साथ सुभाषपा से अजय सिंह जी आज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी तर्क रखे। तो आपको भी पता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से जारी सियासी तकरार के बीच ओम प्रकाश राजभर को योगी सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करा दी है और राज्य सरकार से वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद ओपी राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी दिया है और साथ में यह भी कहा कि 2024 के पहले अभी बहुत गोलबंदी होगी, देखते जाइए। और इसी पर लगातार कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसके खेमे भी हड़कंप मचता हुआ नजर आया है। साथ ही राजभर ने समाजवादी पार्टी से जल्द तलाक का संकेत भी दिया है। वही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली सरकार अब गरीब बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए एक नई योजना स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेकर आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इस योजना का ऐलान किया है और इसकी विस्तृत जानकारी भी साझा की है। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के YouTube अकाउंट पर लाइव आकर इस नई योजना के बारे में बताया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। हम देखते हैं कि किस तरह से गरीबों के, लोअर मिडिल क्लास के और कई मिडिल क्लास के बच्चे जो हैं उनका हाथ अंग्रेज़ी में तंग होता है, अंग्रेज़ी ठीक से बोल नहीं पाते और इस वजह से कई बच्चे ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। नौकरी मिलने में उनको दिक्कत होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर होती हैं। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में ज़बरदस्त क्रांति हुई है। सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चों को अब शानदार शिक्षा मिलने लगी है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी भी हाल में दूसरे बच्चों से, जो जिनके पास सुविधाएं हैं, उन बच्चों से किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर हों। तो दिल्ली सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए जिनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, उनके लिए स्पोकन इंग्लिश का कार्यक्रम हम लोग लेके आए हैं कि उनको उनकी अंग्रेज़ी अच्छी करेंगे, उनको अच्छा अंग्रेज़ी बोलना सिखाएंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करेंगे। तो ऐसे बच्चे जिन लोगों की अंग्रेज़ी कमज़ोर है, वो ठीक से कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी नहीं है, उनके लिए दिल्ली सरकार स्पोकन इंग्लिश का ये कार्यक्रम लेके आई है। हमारी जो दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है वो इस पूरे कोर्स को चलाएगी। तो जिन बच्चों ने अपनी स्कूलिंग पूरी कर ली, 12वीं पूरी कर ली, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर है, नौकरी मिलने में उन्हें दिक्कत हो रही है, और जिन्होंने बेसिक नॉलेज, उनको इंग्लिश की तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, 8वीं तक की कम से कम इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए पहले साल में फेज़ 1 में हम 1 लाख बच्चों को, अगले 1 साल में 1 लाख बच्चों को हम स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग देंगे। 50 सेंटर्स पूरे दिल्ली में इसके लिए फर्स्ट फेज़ में खोले जा रहे हैं। सब्सिक्वेंटली इसको और काफ़ी बढ़ाया जाएगा और ये एक तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोर्स है। इसमें हम मैकमिलन और वर्ड्सवर्थ के साथ टाई अप कर रहे हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो इसका पूरा असेसमेंट करेगी। 18 से 35 साल के युवाओं को इसमें एडमिशन मिलेगा। 3 से 4 महीने का कोर्स होगा, यानी कि लगभग 120 से 140 घंटे तक उसको कोर्स करना पड़ेगा। ऐसे बच्चे कई बार नौकरी कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम बेसिस पे करते हैं, तो इवनिंग और वीकेंड कोर्सेज की सुविधाएं होंगी जो बच्चे इवनिंग में या वीकेंड में करना चाहें। इसकी फीस वैसे फ्री है, लेकिन शुरू में 950 रुपये सिक्योरिटी रखवाई जाएगी। ऐसा ना हो कि बच्चे आएं और इसको कोर्स को सीरियसली ना लें, क्योंकि जैसा मैंने बताया 1 लाख ही बच्चे होंगे, तो और ये अंग्रेजी बोलने का सब लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबी इसके लिए कतार लगेगी, बच्चों के इसके लिए मांग होगी, इसकी डिमांड होगी। तो हम नहीं चाहते कि कोई आए, 2 दिन सीट खराब करे, 2 दिन करे और उसके बाद चला जाए। तो आपको 950 रुपये शुरू में सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी। अगर आप कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, आपकी अटेंडेंस पूरी होती है, तो आपको कोर्स के अंत में 950 रुपये वापस मिल जाएंगे। तो फीस कोई नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा। हमारा सपना है कि देश के चाहे अमीर बच्चा हो चाहे गरीब बच्चा हो, सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए।
सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको, हमारे गरीबों के बच्चों को भी, लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को भी किसी तरह से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, साधनों का अभाव नहीं होना चाहिए। उसी दिशा के अंदर ये किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे बच्चों को इससे बहुत लाभ होगा, उनको नौकरी मिलने में भी सुविधा होगी और उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा। वह स्मृति ईरानी की बेटी का गोवा स्थित रेस्टोरेंट अब विवादों में फंस गया। जी हाँ, रिपोर्टों के मुताबिक रेस्टोरेंट पर एक मृत व्यक्ति के नाम पर शराब का लाइसेंस लेने का आरोप है। गोवा के एक्साइज कमिश्नर ने एक वकील के द्वारा फर्जी और झूठे दस्तावेजों के जरिए लाइसेंस लेने की शिकायत पर रेस्टोरेंट को नोटिस जारी किया है और इस मामले को बढ़ता देकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्मृति ईरानी पर हमला बोला है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने रेस्टोरेंट मामले में भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार साथियों, मुद्दा बहुत संगीन है, गंभीर से भी कुछ एक कदम आगे है यह मुद्दा। आमतौर पर कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक संस्कृति ये नहीं है कि हम किसी के परिवार पर कोई टीका टिप्पणी करें, उनके कारोबार पर, उनकी निजी मसलों पर कोई बात रखें। लेकिन यह बात सिर्फ किसी के परिवार या किसी के बच्चों तक सीमित रहती तो अलग बात थी। बात एक केंद्रीय मंत्री की है। सवाल उस केंद्रीय मंत्री की राजनीतिक शैली पर भी है, उनके राजनीतिक भ्रष्टाचार पर भी है। केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। गोवा में उनकी बेटी द्वारा चलाए जा रहे एक रेस्टोरेंट पर बार है। वैसे तो क्योंकि स्मृति ईरानी जी जिस पार्टी से आती हैं उसकी राजनीतिक संस्कृति के हिसाब से तो शायद वो बार भी बड़ा संस्कारी बार होगा, उस पर टिप्पणी न करें तो अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। उस पर एक फर्जी लाइसेंस लेने का आरोप है। वो लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिनका देहांत मई 2021 में हुआ और लाइसेंस जून 2022 में एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर लिया गया जिसकी मौत हुए 1 साल 1 महीना हो चुका था। 13 महीने पहले जिसका देहांत हो गया हो, उसके नाम पर गोवा में स्मृति ईरानी जी की सुपुत्री, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो राजनीति में नहीं है, उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन स्मृति ईरानी जी की पुत्री ने वो लाइसेंस लिया। गैरकानूनी काम यहां शुरू हुआ है, यहां रुक नहीं गया। एक मृत व्यक्ति के नाम पे आप लाइसेंस ले लेते हो। उस व्यक्ति की मौत हुए 13 महीने हो चुके हैं और गोवा के कानून के हिसाब से एक रेस्टोरेंट को एक लाइसेंस मिल सकता है बार का। तो दूसरा गैरकानूनी काम क्या हुआ? इस रेस्टोरेंट को, जी नहीं, उसका नाम कोई तुलसी संस्कारी बार नहीं है, उसका नाम है सिली सोल्स बार। इस रेस्टोरेंट को 2 लाइसेंस मिले हैं। यह दूसरा गैरकानूनी काम हुआ है। और तीसरा गैरकानूनी काम क्या हुआ है? किसी भी ऐसे प्रेमिसेस को लाइसेंस देने से पहले यह आवश्यक है कि वो रेस्टोरेंट के तौर पे रजिस्टर्ड है, उसको रेस्टोरेंट का लाइसेंस मिला हुआ हो। तीसरा गैरकानूनी काम यह है कि इस रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ। 3 गैरकानूनी काम कैसे संभव हो सकते हैं? क्या मैं और आप ऐसा काम कर सकते हैं या करने की सोच भी सकते हैं? हैरानी की बात यह है कि जो आपके समर्थक हैं उनके बच्चे तो लुलु मॉल का गेम खेलें, हनुमान चालीसा और नमाज की लड़ाई लड़ें। आपके बच्चे या तो विदेशों में पढ़ें, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, या आपके बच्चे आपकी प्रोटेक्शन, आपकी पेट्रनेज,
आपके आशीर्वाद के चलते इस तरह के गैर कानूनी काम करें और सारे कानून तोड़ दें। हम स्मृति ईरानी जी से कुछ जवाब मांगना चाहते हैं। उनकी जानकारी के बगैर जिस आबकारी आयुक्त ने, जिस एक्साइज कमिश्नर ने इस गैर कानूनी रेस्टोरेंट को, बार को नोटिस दिया, अब उसकी ट्रांसफर की भी तैयारी शुरू हो चुकी। क्या यह स्मृति ईरानी जी के हस्तक्षेप के बिना हो रहा है? क्या उनके प्रभाव के बिना हो रहा है? क्या यह लाइसेंस उनके प्रभाव के बिना मिला? क्या यह कानून उनके प्रभाव के बिना तोड़ा गया? और आज सुबह हमारे जयराम रमेश जी को सूचना मिली, आज सुबह एक बड़ी विवादास्पद सिक्योरिटी फोर्स है, थंडर फोर्स सिक्योरिटी, उसके बाउंसर्स सुबह से ही उस बार और रेस्टोरेंट, गैर कानूनी बार और गैर कानूनी रेस्टोरेंट के आसपास घूम रहे हैं कि कहीं कोई पत्रकार नहीं आ जाए। तो आप लोग तो बड़ा ध्यान रखिएगा, वहां जाने से पहले बाउंसर्स घूम रहे हैं। स्मृति ईरानी जी, हम आपसे यह जानना चाहते हैं, यह धांधली किसके इशारे पर हो रही है? कौन आशीर्वाद दे रहा है इस धांधली को? किसका प्रभाव इस्तेमाल हो रहा है? इन अवैध कार्यों को अंजाम देने के पीछे कौन है? जो स्मृति ईरानी कल तक राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को लेकर तरह तरह के सवाल पूछ रही थी, हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये बार वालों को अखबार चलाने वालों से क्या दिक्कत है? हम तो अखबार चला रहे हैं, उसमें आपको दिक्कत है, और आप गैर कानूनी रूप से बार चला रहे हैं और हम सवाल नहीं पूछें, यह संभव नहीं है। सत्ता बल का प्रभाव इस फर्जीवाड़े को छिपाने का भी पूरा इंतजाम करके बैठा है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो निर्भीक अफसर, दैट ब्रेव ऑफिसर, द एक्साइज कमिश्नर, who mustered up the courage to give a notice to this illegal bar and restaurant, is being hounded today. You do not be surprised if he gets transferred or gets shunted out today. That's the level of corruption, that's the level of shamelessness, that's the level of brazen arrogance of this government, represented by Smriti Zubin Irani, one of the most favorite ministers of the Prime Minister. हम प्रधानमंत्री जी आपसे भी यह मांग करते हैं। आपकी तो मैंने सुना याददाश्त बड़ी अच्छी है प्रधानमंत्री जी, आपको तो याद होगा 12 दिसंबर 2004 को सूरत में स्मृति जुबिन ईरानी ने उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा था। याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी आपको। आज हम आपसे यह मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी कि स्मृति जुबिन ईरानी को तुरंत प्रभाव से मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया। नमस्कार साथियों, प्रारूप एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।